हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण, कक्षा 11। आज हम बच्चों पढ़ेंगे क्या जगत कवक। उस जगत कवक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या कवकों के वर्गों का अध्ययन। कवकों को कितने क्लासों में बांटा गया है उसको हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके अंतर्गत पहला जो क्लास है, वर्ग है, वो फाइकोमाइसीटीज है। फाइकोमाइसीटीज, आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करें। फाइकोमाइसीटीज की जो कुछ सदस्य हैं वो जलीय आवास में रहते हैं, अर्थात वह एक्वेटिक हैबिटेट में रहते हैं। कुछ मृतोपजीवी होते हैं, अर्थात गली सड़ी गली लकड़ियों पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जो है नम एवं नम स्थानों पे पाए जाते हैं। इसमें से कुछ क्या हैं, परजीवी हैं। किस प्रकार के परजीवी हैं, अविकल्पी परजीवी हैं, ऑब्लिगे पैरासाइट हैं। किसके हैं, वो पादपों के ऊपर ये पाए जाते हैं। अविकल्पी मतलब यह अपना जीवन केवल सजीवों पर यापन कर सकते हैं। यदि सजीव उनको नहीं मिलेंगे तो वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए इनको अविकल्पी, बिना ये किसी सजीव पे अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इनको जीना है तो सजीव पर ही निर्भर रहना होगा। इनका जो कवक जाल है वो अपटीय प्रकार का है, अर्थात इनके अंदर पट दीवार नहीं पाई जाती है। इसीलिए इनके माइसिलियम के अंदर एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बहु केंद्रकीय अवस्था, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब आइए देखते हैं जनन के रूप में। फाइकोमाइसीट्स में जनन दो तरह के होते हैं, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के दौरान दो तरह के बीजाणु बनते हैं, चल बीजाणु और अचल बीजाणु। चल बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं जूस्पोर्स। इनके अंदर क्या होते हैं, आपके फ्लैजेला पाए जाते हैं, ये गति करते हैं। जबकि अचल बीजाणु क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, ये अचल होते हैं, इनके ऊपर मोटी परत होती है, ये प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इस तरह के जो आपके बीजाणु है किसी संरचना के अंदर बनते हैं। जैसे चल बीजाणु है, कोई संरचना के अंदर बनता है जिसका नाम है बीजाणुधानी स्पोरेंजियम। इससे क्लियर हुआ कि अलैंगिक जनन दो तरह के बीजाणु के द्वारा होता है, चल बीजाणु जिसे हम बोलते हैं जूस्पोर्स और अचल बीजाणु जिसे हम बोलते हैं प्लेनोस्पोर्स। आइए लैंगिक जनन के बारे में देखने की कोशिश करें। तो फाइकोमाइसीट्स में लैंगिक जनन के दौरान दो युग्मकों का संलयन होता है और युग्माणु का निर्माण होता है। आइए देखते हैं ये युग्मक कैसे होते हैं। सम युग्मकी होते हैं, असम युग्मकी होते हैं, विषम युग्मकी होते हैं, आइसोगेमस होते हैं। अर्थात इस तरह के लैंगिक जनन में जो नर युग्मक होते हैं या मादा युग्मक होते हैं वो आकार में एक समान होते हैं, या तो अचल हो सकते हैं या तो वो चल हो सकते हैं, लेकिन आकार में वो एक प्रकार होते हैं। असम युग्मी एन आइसोगेमस में क्या होता है, उनका आकार क्या होता है, भिन्न होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। विषम युग्मी में भी उसी तरह हालात हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। इसमें यह है कि जो नर युग्मक होते हैं वो चल होते हैं, जबकि मादा युग्मक होती है वो अचल होती है। आइए उदाहरण देखिए, इस ग्रुप के कौन कौन से उदाहरण है। म्यूकर है, राइजोपस है, इसे हम ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, रोटी कवक, जहाँ रोटी आपकी सड़ी गली होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। एक है एल्बिगो, वह मस्टर्ड मतलब सरसों में क्या होता है, सफ़ेद कीट रोग उत्पन्न करता है। जबकि एक सेप्रोलेगनिया है, वो जली है। यहाँ पे हमने जली का उदाहरण दिया था, इस जली के नाम पे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, सेप्रोलेगनिया है। मृतोपजीवी के नाम पे जो उदाहरण है वो म्यूकर राइजोपस है, और परजीवी के रूप में जो उदाहरण है वो एल्बिगो है। इस तरह वर्ग फाइकोमाइसिस का क्रस्टेशियन फीचर समाप्त हुआ, जो एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है। दूसरा है एस्कोमाइसिट्स माइसिटीज, इसे हम थैली फंजाई भी कहते हैं, सैक फंजाई भी कहते हैं। सामान्यतः एस्कोमाइसीट्स के जो सदस्य होते हैं वो बहुकोश की होते हैं, जबकि एक इष्ट है, इसका अपवाद है। इष्ट क्या है, एक कोश की कवक है, बाकी
जितने भी कवक होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। एस्कोमाइसिट्स के कुछ सदस्य क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी माने अपने भोजन को सड़े गले भोज्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कुछ अपघटक के रूप में काम करते हैं। अपघटक माने जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और साइक्लिक चक्र में अपना योगदान देते हैं। कुछ इसमें परजीवी होते हैं। परजीवी वे होते हैं जो किसी सजीव पे उगते हैं या पाए जाते हैं और उसमें बीमारी फैलाते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। कुछ क्या होते हैं, कैप्रोफिलस होते हैं, जैसे समल रागी होते हैं, ये पशुओं के गोबरों पे उगते हैं। आइए कवक तंतु की बात किया जाए। कवक तंतु क्या होता है, कवक तंतु के जब मिलते हैं तो माइसीलियम बनाता है, जिसे कवक जाल बोलते हैं। कवक जाल जो फिलामेंट्स होते हैं वो पटी होते हैं, इनके अंदर शाखा युक्त होते हैं और ये पट होते हैं। पट माने इनके अंदर ऐसे आपका दीवाल होता है। लैंगिक जनन के रूप में इनके अंदर कोनिडिया बनता है। कोनिडिया एक संरचना के ऊपर बनता है जिसे हम कोनिडियोफोर बोलते हैं, उसी के ऊपर ये कोनिडिया लगा रहता है। यह वह बीजाणु है अर्थात बहिर्जात, ये किसी संरचना के अंदर नहीं बनता बल्कि बाहर बनता। यही कोनिडिया अंकुरित होकर एक नया कवक जाल का निर्माण करता है। आगे देखते हैं इसका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, सोमेटोगेमी प्रकार का होता है, काइकोगेमी कहते हैं इसको। लैंगिक जनन के दौरान वो 3 घटनाएं अवश्य होंगी जो हम पहले बता चुके हैं। जीव द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन और सूत्री विभाजन होता है। ये तीनों प्रक्रिया किसी न किसी लैंगिक जनन में अवश्य पाए जाते हैं। लैंगिक जनन के दौरान विशेष प्रकार का लैंगिक बीजाणु बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स बोलते हैं। इसी के नाम पर इसको एस्कोमाइसिट्स वर्ग में रखा गया है। आइए देखते हैं लैंगिक जनन में क्या घटना घटती है। इसमें 2 तंतु होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ये दीवार गल जाती है, इनका जीव द्रव्य मिल जाता, उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य मिलन बोलते हैं, संलयन बोलते हैं। जीव द्रव्य जब मिल जाता है उसके बाद ये यन हो गया, ये यन हो गया, इन दोनों में मिलन होता है, न्यूक्लियस का मिलन होगा। लेकिन उससे उपरांत ये एक उभार बन जाता है, एस्कस बनने की तैयारी हो रही है। इसके अंदर दोनों केंद्रक हैं, इसका भी केंद्रक है और इसका भी केंद्रक है। अब ये इनके अंदर इसी संरचना के अंदर संलयन होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग केंद्रक का संलयन, कैरियोगेमी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, एस्कस का निर्माण भी प्रारंभ होगा और सूत्री विभाजन भी होगा। पहला जीव द्रव्य हो गया संलयन, दूसरा है केंद्रक का संलयन, तीसरा है और सूत्री विभाजन, जिससे एस्कस में क्या होता है 4 स्पोर्स बनते हैं बीजाणु, जिसको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। अब इनके अंदर सूत्री विभाजन होता है माइटोसिस, इसे बोलते हैं मियोसिस डिवीजन, इसे बोलते हैं माइटोसिस समसूत्री विभाजन। उसके बाद एक विशेष संरचना बनती है जिसका नाम है एस्कस। इस एस्कस में 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। तो एस्कोमाइसिट्स की खासियत है कि उसके एस्कस में क्या होते हैं, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ये एस्कोस्पोर फलनकाय में व्यवस्थित होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। इसी तरह ढेर सारे ऐसे ऐसे उभार बनेंगे, उस पूरी व्यवस्था को हम बोलते हैं क्या, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या होते हैं के अंदर जो एस्कोकार्प के अंदर एस्कस लगे होते हैं, एस्कस के अंदर पाए जाते हैं आपके एस्कोस्पोर। ये अंतर जाति होते हैं, मतलब एक जो इंडोजिनस होते हैं, मतलब किसी संरचना के अंदर इनकी उत्पत्ति होती है। आइए आगे देखते हैं उदाहरण के रूप में। इसमें पेनिसिलियम है। इस पेनिसिलियम से क्या हो, तो सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था पेनिसिलिन। एस्परजिलस है, क्लेविसेफ है और न्यूरोस्पोरा है। आइए न्यूरोस्पोरा के बारे में एनसीईआरटी में कुछ दिया गया है। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा कवक है जिसके ऊपर जैव रासायनिक प्रयोग, आनुवंशिक प्रयोग बहुत किए गए हैं और बहुत से खोज भी किए गए हैं। इसीलिए इनके योगदान के वजह से, न्यूरोस्पोरा के इम्पोर्टेंस के वजह से इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। ड्रोसोफिला एक फल मक्खी है। जिस तरह जंतु जगत में ड्रोसोफिला का उपयोग आनुवंशिक के रूप में बहुतायत किया गया है, उसी उपेक्षा के दौरान न्यूरोस्पोरा को भी पादप जगत का ड्रोसोफिला कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है। इसके अलावा मॉरिल, ट्रफल जो ऐसे आपके एस्कोमाइसिट्स के सदस्य जिनको खाने योग्य माना जाता है।
अब तीसरा हम पढ़ते हैं वर्ग बेसिडियोमाइसीटीज। इसका अन्य नाम क्या है? मशरूम भी कह सकते हैं इनको, ब्रैक्ट फंजाई भी कह सकते हैं, पफबाल भी कहते हैं। इनके सदस्य क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं, मुख्यतः मिट्टी में पाए जाते हैं, लट्ठे या वृक्ष के ठूठों पर ये उगते हैं। परजीवी के रूप में भी बेसिडियोमाइसीट के सदस्य पाए जाते हैं जो कीट रोग, रस्ट, अकंड रोग, स्मट फैलाते हैं। इस दोनों के एग्जाम्पल के दौरान पक्सिनिया एक ऐसा बेसिडियोमाइसीट का सदस्य है जो परजीवी है, जो गेहूं का काला कीट रोग, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट फैलाता है, जबकि ऑस्ट्रेलागो गेहूं का काला कंड रोग मतलब ब्लैक स्मट ऑफ व्हीट नामक रोग फैलाता है। आइए कवक जाल की बात करें। इनके जो कवक जाल होते हैं वो शाखित होते हैं, पट्टी होते हैं, और इनकी जो दीवार होती है, दीवार में डमरू के आकार का छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र के वजह से इसको हम बोलते हैं डोलीपोर। यह जो छिद्र है वो डोलीपोर डमरू के आकार का होता है। जनन के रूप में इनके अंदर कायिक जनन जो होता है खंडन विधि से पाया जाता है। अलैंगिक जनन प्रायः अनुपस्थित होता है, लेकिन लैंगिक जनन सोमैटोगेमी प्रकार का होता है। आइए देखते हैं इसका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के दौरान फलनकाय बनेगा। फलनकाय को यहाँ बैसिडियोकार्प कहते हैं। उसी बैसिडियोकार्प में बैसिडियम पाया जाता है। इसी बैसिडियम के ऊपर 4 बैसिडियोस्पोर्स लगे रहेंगे। ये वह जाति है इक्ज़ोस्पोर। यह किसी संरचना के अंदर नहीं पाए जा रहे हैं, बल्कि संरचना के ऊपर पाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। आइए देखते हैं इनमें क्या अलग स्ट्रेन का ये आपका शरीर है, कायिक शरीर। ये भी कायिक शरीर अलग है। ये दोनों में जब फ्यूजन होता है तो यहाँ एक उभार बनता है, और उस उभार यहाँ पर हो गया आपका सोमैटोगेमी, मतलब कि क्या जीव द्रव्य का संलयन। यहाँ पे हो गया क्या निकेंद्रक का संलयन, तो ये आपका जाइगोट बन जाता है। अब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा। बैसिडियम का निर्माण प्रारंभ रहेगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 आपके क्या होते हैं? बैसिडियोस्पोर्स बन जाते हैं। ये शुरू में अंदर रहते हैं, लेकिन विकास के दौरान ये बैसिडियम के ऊपर जाके व्यवस्थित हो जाते हैं। इसीलिए फाइनली इसको बहिर्जातीय प्रकार का बैसिडियोस्पोर कहते हैं। तो एस्कोमाइसीट्स में एस्कस जो संरचना थी उसमें 8 एस्कोस्पोर बन रहे थे। यहाँ पे एक संरचना है बैसिडियम, इसके ऊपर 4 आपके क्या है? बैसिडियोस्पोर बन रहे हैं। आइए उदाहरण के रूप में देखें। उदाहरण के रूप में मशरूम है, जिसको हम एगरिकस है, इसको खाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ऑस्ट्रेलागो है, पक्सिनिया है, ये लोग क्या हैं? परजीवी सदस्य माने जाते हैं। अब आइए देखते हैं क्या चौथा वर्ग है, जिसको बोलते हैं डिट्रोमाइसीट्स। इसको हम लोग अपूर्ण कवक के नाम से भी जानते हैं। अपूर्ण कवक को इम्परफेक्ट फंजाई, अर्थात इनके अंदर लैंगिक अवस्था अनुपस्थित होता है, इसीलिए इसको डिट्रोमाइसीट्स अपूर्ण कवक कहते हैं। इनमें केवल अलैंगिक या कायिक अवस्थाओं का ज्ञान हो पाया है। यदि कभी कभार यदि लैंगिक अवस्था का पता चल भी जाता है, तब इसको हम लोग डिट्रोमाइसीट्स से उठाकर या तो एस्कोमाइसीटीज में डाल देंगे या तो बैसिडियोमाइसीटीज में डाल देंगे। बात समझ में आई? इनके अंदर शुरू में लैंगिक अवस्था अनुपस्थित होती, केवल अलैंगिक और कायिक अवस्था ज्ञान हो पाता है। यदि लैंगिक अवस्था के यदि पता चलता है तो उनको या तो एस्कोमाइसीट्स में डाल देंगे या तो बैसिडियोमाइसीट्स में डाल देंगे। अब देखते हैं अलैंगिक जो बीजाणु है, इनके अंदर कुंडिया है। कवक जो जाल है जिसको माइसिलियम बोलते हैं, वो शाखित हो सकता है, पटयुक्त हो सकता है। डिट्रोमाइसीट्स के जो सदस्य हैं मृतोपजीवी हैं, सड़े गले से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। परजीवी भी हैं जो किसी सजीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ उसमें बीमारी भी फैलाते हैं। अधिकांश जो सदस्य हैं वो अपशिष्ट के अपघटक माने जाते हैं, जो खनिज के चक्रण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। डिकम्पोजर माने जो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक बदल दे, उन्हें हम बोलते हैं अपघटक, डिकम्पोजर। इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया है, पोलिटोट्राइकम है, ट्राइकोडर्मा। इस तरह हमने क्या पढ़ा? कवक जगत के जितने भी वर्ग हैं उनको पढ़ा। हम कक्षा 11 के विषय जीव विज्ञान के अंतर्गत पाठ दूसरा है जीव जगत का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ें क्या? जगत पादप, जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्लांटी।
आइए देखते हैं क्या क्या खासियत है जगत पादप की। जगत पादप में क्या होते हैं, सभी जो जीव होते हैं वो पादप होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनकी कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाए जाते हैं। कॉमा, अब क्या है आगे, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। यदि क्लोरोफिल पाए जाते हैं तो ये प्रकाश संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसीलिए पादप क्या होते हैं आपके, स्वपोषी होते हैं। पादप के कोसा में, कोसा जो भित्ति होती है, मतलब पादपों की कोसा भित्ति जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ कुछ एनसीईआरटी में दिए हैं कीट भक्षी पादप। इसके एग्जाम्पल है ब्लैडर वर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप। कीट भक्षी पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण स्वयं करते हैं, लेकिन वो ऐसे स्थानों पे उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। बाकी सब वो क्या है, नॉर्मल पादप ही जैसा अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन केवल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कीटों का भक्षण करते हैं। कुछ परजीवी पादप होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, विषमपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। उसके एग्जाम्पल है अमरबेल, जिसे आकाश भंवर बोलते हैं, कासरकूटा। ये दूसरे पादप से भोजन लेता है। आइए जगत पादप को के अंदर के निम्नलिखित क्या होते हैं, समूह आते हैं। जैसे शैवाल है, इसको एल्गी बोलते हैं। ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है। अनावृत बीजी पौधे जिसको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। आवृत बीजी पौधे जिसको पुष्पी पादप या एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन पादपों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं अवश्य होंगी, एक द्विगुणित जिसको टूयन बोलते हैं, एक अगुणित जिसको यन बोलते हैं। द्विगुणित को हम बीजाणुद्भिद बोलते हैं, जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। युगोद्भिद को बोलते हैं गैमेटोफाइट। इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण की व्यवस्था होती है। आइए समझते हैं। जैसे ये शैवाल है, इनका मुख्य शरीर जो होता है वो क्या है, युगोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट होता है, यन होता है। ब्रायोफाइटा का भी शरीर क्या होता है, मुख्य जो होता है अगुणित युगोद्भिद होता है, गैमेटोफाइट। जबकि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को जो शरीर होता है, मुख्य शरीर, वो द्विगुणित होता है, जिसे बोलते हैं बीजाणुद्भिद होता है, स्पोरोफाइट होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए पीढ़ी एकांतरण के दौरान समझे। मान लीजिए किसी पौधे का मुख्य शरीर बीजाणुद्भिद है, तो उसके अंदर बीजाणुधानी का निर्माण होगा और उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ढेर सारे अगुणित बीजाणु बनेंगे। ये बीजाणु क्या होंगे, अंकुरित होकर के युगोद्भिद बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे जो अगुणित होगा। इसी अगुणित युगोद्भिद पे नर युग्म बनते हैं और मादा युग्म बनते हैं। ये भी यन होता है अगुणित, यह भी अगुणित होता है। इनका जब संलयन होता है तो एक विशेष प्रकार संरचना बनता है युग्मनज, जिसको हम टूयन बोलते हैं। ये द्विगुणित होता है। इस युग्मनज में विभाजन होता है तो फिर बीजाणुद्भिद बन जाता है। इसी तरह यह पीढ़ियों का एकांतरण चलता रहता है, इसी को बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। अब हम देखते हैं अगला जो है व्यवस्था, जंतु जगत, जो वाइटकर के हिसाब से जीव जगत को पूरा 5 में बांटा गया था। पहला था मुनरा, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा कवक, चौथा पादप, आखिरी जो जगत 5वां है वो जंतु जगत है, जिसको किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं। जितने भी जंतु होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनके कोशिका के अंदर विकसित केंद्रक पाया जाता है। ये विषमपोषी होते हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल नहीं पाए जाने की वजह से अपने भोजन के लिए अन्य स्रोतों पे ये डिपेंड रहते हैं। ये ऑलवेज क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। जंतु कोशिका में जो कोशा भित्ति अनुपस्थित होता है, यही पादप और जंतु का अंतर है। कोशा भित्ति यदि पाई जाएगी तो उस जीव को हम पादप कहेंगे, कोशा भित्ति नहीं पाई जाएगी तो उस जीव को हम जंतु कहते हैं। जंतुओं में जो भोजन का पाचन होता है आंतरिक गुहिका में होता है। जंतुओं का जो संचयी भोज्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन है। कभी कभी ये वसा के रूप में भोजन का भी स्टोरेज करते हैं। जो पोषण है वो प्राणी संपोषण है, होलोजोइक है, अर्थात ये अपने भोजन का अंतः ग्रहण करते हैं, उसको निगलते हैं। उच्च कोटि के जीवों में संवेदी अंग पाए जाते, तंत्र का तंत्र भी पाया जाता, चलने में सक्षम होते हैं। इनके अंदर विशेष प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। ये जो दोनों जगत है, पादप जगत, जंतु जगत,
आगे वाले पाठों में डिटेल उसको पढ़ाया गया है। यहाँ पे हम लोग सूक्ष्म रूप से ही पढ़ पा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।